नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। दिन भर की अपडेट आपके साथ इस बुलेटिन में साझा करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल वापस शिमला आ गए थे। आज शिमला में ही थे, सोलन गए थे। बजट पर जो केंद्रीय बजट सत्र आज शुरू हुआ है उस पर एक महत्वपूर्ण बात कही है। और जो कुछ रोज पहले हमने बताया था कि राज्य सरकार ने नए आईएएस और नए आईपीएस ऑफिसर कैडर में लेने से मना कर दिया है, ये रिटर्न में मना किया है। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने पूरी जो वजह क्या है वो जानकारी दी है और साथ में यह भी कहा है कि ना सिर्फ आईएएस और आईपीएस बल्कि आईएफएस अधिकारी भी राज्य सरकार को नहीं चाहिए। और इसकी वजह क्या है, रीजन क्या है, वो आज हम आपको बताएंगे, जो मुख्यमंत्री ने ही बताया है। हालांकि बजट सत्र जो केंद्र का शुरू हुआ है वो उसमें इनकम टैक्स को लेकर क्या खुशखबरी मिल सकती है, ये संकेत आज प्रधानमंत्री ने किस तरह से दिए हैं, इसकी आज आपको वजह बताएंगे। साथ में बात करेंगे मेडिकल कॉलेजों को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है। 6 सरकारी क्षेत्र में है, चमियाना उसके साथ सुपर स्पेशलिटी ऐड हुआ है। और कैबिनेट में धर्मशाला में एक फैसला हुआ था, अभी तक फैसला बाहर नहीं आया है। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि यह निर्णय हुआ नहीं। रोटेटरी हेडशिप की एक प्रोविजन उसमें था मेडिकल कॉलेजों को लेकर। हालांकि वो रोटेटरी हेडशिप का जो प्रोविजन था वो कैबिनेट के सामने नहीं रखा गया था। लेकिन जो डिसीजन हुआ है वो एक ब्रेकिंग न्यूज है और ये हिमाचल के जो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन कैडर है उसकी तस्वीर बदलने वाला है। और इसीलिए जो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि जनरल ड्यूटी ऑफिसर कैडर जो है, जीडीओ कैडर, वो भी इससे कनेक्टेड उस तरह से रहने वाला है। अगली बात करेंगे जो इसी बुलेटिन में सब्जेक्ट वाइज टीचर अब कैसे हटेंगे, कॉलेज से, स्कूल से, दोनों जगह से सब्जेक्ट। पहले तो जो ट्रांसफर्स थी या जो चेंजेस हो रहे थे रैशनलाइजेशन के नाम पर, वो हो रहे थे कि एनरोलमेंट के हिसाब से कि बच्चे कितने हैं, और वो एज अ होल एनरोलमेंट से हो रहे थे। लेकिन अब सब्जेक्ट वाइज होंगे। और सब्जेक्ट वाइज कैसे हो रहे हैं, कितनी लिस्टें तैयार हो गई हैं, ये जानकारी आपको देंगे। आरसीए को किस चिट्ठी का इंतजार है अगली भर्तियों को लेकर, बिजली बोर्ड में आज हड़ताल का ऐलान हो गया है। हालांकि एक कर्मचारी संगठन ऐसा भी है जिसने ये जो राज्य सरकार के निर्देश पर जो कल बीओडी ने फैसला लिया है कुछ पोस्टें खत्म करने का, और ये 600 नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा पोस्टें जाएंगी। जनरेशन विंग में 80% है, बाकी अलग अलग जगह पे है। और लेकिन इसको लेकर जो निर्णय हुआ है वो निर्णय अधिकांश संगठनों ने विरोध किया है, एक संगठन ने तारीफ भी की है, और इसीलिए इसकी अपडेट आपको आज देंगे। कुंभ में 2 बुजुर्गों के बिछड़ने की या गुम होने की सूचना अभी तक है और यह संख्या अभी बढ़ सकती है। शिमला से धर्मशाला जहाज का टिकट और सस्ता हो गया है, कितना है वो आपको बताएंगे। हिमाचल में रेवेन्यू में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं पिछले कुछ समय से। एक और बड़ा बदलाव यह है कि जमाबंदी के फॉर्मेट को बदला जा रहा है, वजह आपको बुलेटिन में बताएंगे। शिक्षा पर आज बड़ा मंथन हुआ है। 4:30 बजे तक, सुबह से लेकर 4:30 बजे तक सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में यह डिस्कशन था। और भारत सरकार से रिटायर 10 आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बनाया है। और एजुकेशन में रोजगार कैसे प्रोमिनेंट हो, मतलब एजुकेशन में रोजगार जो किस तरह से मिले और किस तरह से आगे जो ऑप्शन इसका खुला रहे, इसको लेकर ये मीटिंग बेसिकली आज पूरे दिन की थी और इसीलिए हम इसकी आपको जानकारी देंगे। दूसरी बात इसमें यह है कि जो विजिलेंस में कुछ फेरबदल हुआ है। आज 2 ऑर्डर निकले हैं अफसरों के, एक जो है जो विजिलेंस में चेंज हुआ है और एक उससे अलग चेंज हुआ है। तो ये दोनों चीजें आपको बताएंगे। साथ में बात करेंगे इसके अलावा बाकी मामलों की, जैसे जो चिट्टे पर आज आनी में ऐसा क्यों हुआ कि लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा, ये एक बड़ी अपडेट है क्योंकि इसमें जो बीजेपी के विधायक हैं वो भी थे इनके साथ, और जो माकपा के ठियोग से विधायक रह चुके हैं राकेश सिंघा वो भी थे। पूर्व विधायक की जो शिलान्यास उद्घाटन पट्टिकाएं कहां तोड़ी जा रही हैं, भाजपा में हालात फिर से क्यों बिगड़ गए हैं, ये बात करेंगे। और साथ में आपको बताएंगे कि जो बर्फबारी का अलर्ट है वो पूरे प्रदेश में कहां अभी जो मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। कल हमने वैसे इसकी जानकारी आपको दी थी, लेकिन आज इसलिए भी देनी पड़ रही है क्योंकि मौसम विभाग ने अपना जो एक बुलेटिन होता है उसमें रिट्रेट किया है इन चीजों को। एक शेड्यूल चेंज हुआ है क्योंकि 1 से 4 फरवरी के बीच हिमाचल में जो मौसम है वो
बदलने वाला है और उसमें बहुत सारे क्षेत्रों में आप जो इसका असर देख पाएंगे, खासकर बर्फबारी का भी। और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला से जो मौसम वैज्ञानिक है संदीप कुमार, इन्होंने ये कहा है कि 31 जनवरी देर शाम से मौसम की गतिविधियां अचानक बदलेंगी स्टेट में, और उसके बाद ये बदलाव आप देख पाएंगे 1 फरवरी से 4 फरवरी के बीच चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर के साथ कुल्लू, कांगड़ा, मंडी और शिमला के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर जो बर्फबारी हो सकती है, ये इसमें कहा गया है। हालांकि इससे पहले फरवरी के महीने में जितनी भी प्रेडिक्शन थी वो ठीक बैठी नहीं है, फिर भी इसका इंतजार कर लेते हैं कि इसमें क्या नई चीज होती है। बीजेपी में जो रमेश धवाला हैं वो फिर से बिदक गए हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि हाल ही में पिछला चुनाव लड़ा था ज्वालामुखी और देहरा में अदला बदली करके, लेकिन दोनों ही जगह, एक जगह देहरा में धवाला लड़े, ज्वालामुखी में रविंदर रवि लड़े, दोनों हार गए। अब देहरा में जो इंडिपेंडेंट हैं वो होशियार सिंह, वो बीजेपी में आ गए, उनकी हिसाब से मंडल अध्यक्ष का चुनाव हो गया, मंडल अध्यक्ष उनका बन गया, उसके बाद अनइजीनेस होनी थी। आज धवाला ने पुराने जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनके साथ एक निजी होटल, निजी रेस्ट हाउस में मीटिंग की, चर्चा की कि आगे क्या करना है, भविष्य की रणनीति क्या होनी चाहिए। बाद में उन्होंने कहा कि पार्टी को सिंचने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अपनी अकेली वोट के दम पर 5 साल सरकार बनाई। ये उस टाइम की बात कर रहे हैं जब वीरभद्र की सरकार 13-14 दिन के बाद गिर गई थी, और ये इंडिपेंडेंट जीते थे पहला चुनाव, उसके बाद ये अपने योगदान को बता रहे हैं। और लेकिन इन्होंने अब ये कहा कि भाजपा पौधे में लगे फलों को तोड़ने का तरीका चाहिए, ये डांग मारकर तोड़ रहे हैं। ये आपको पता है धवाला जी हमेशा जो देसी डायलेक्ट है उसको यूज करते हैं, कांगड़ी में ही बात करते हैं, तो ये उनका अपना वो है। और ये कहा कि बीजेपी जिस रास्ते पे अभी जा रही है उससे सिर्फ सत्यानाश होगा और कुछ नहीं हो सकता। अब वो ये तय करेंगे कि उनको पैरेलल संगठन खड़ा करना है या फिर सरेंडर करना है। जल्द ही मंथन करके इस पर फैसला लिया जाएगा। मतलब आज की मीटिंग सिर्फ पार्टी को संकेत देने के लिए थी कि वो आने वाले दिनों में ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्या करेंगे वो भविष्य में पता चलेगा। इसके बाद जो अगली बात है वो है पूर्व विधायक की जो शिलान्यास पट्टिकाएं तोड़ी जा रही हैं। ये लाहौल स्पीति के पूर्व कांग्रेस विधायक आप कह सकते हैं, बाद में अभी वो बीजेपी में आ गए हैं, रवि ठाकुर, क्योंकि वहां उपचुनाव उन्होंने लड़ा, वो उपचुनाव उनके खिलाफ गया, वहां से जो महिला चुनाव जीती कांग्रेस की टिकट पर, अनुराधा राणा, अब वो विधायक हैं। लेकिन लाहौल स्पीति में पूर्व विधायक रवि ठाकुर की शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिकाएं शरारती तत्वों के निशाने पर है। कईयों को कालिक पोती जा रही है, कईयों को तोड़ा जा रहा है। और अब जो लाहौल स्पीति भाजपा के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हैं रिगजिन समफेर, इन्होंने जानकारी दी है कि 7-8 शिलान्यास उद्घाटन पट्टिकाओं के साथ ऐसा हो चुका है, इसीलिए ये घटना बेहद निंदनीय है। इसको लेकर लिखित में शिकायत पत्र डीसी को दिया गया है और अब कार्रवाई करने की मांग की गई है। इसके बाद बात करते हैं चिट्टे पर आज लोग क्यों उबल पड़े। मामला आनी का है। यहां पर पिछले कल चिट्टे से एक युवक की ओवरडोज से मौत हो गई थी और इसीलिए आज लुहरी में ग्रामीणों ने रोष जनाक्रोश रैली निकाली। नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 4 घंटे तक चक्का जाम किया। इस आयोजन में बहना, डिंगीधार, दलाश पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए। भाजपा विधायक लोकेंद्र कुमार, कॉमरेड नेता राकेश सिंघा सहित बाकी पदाधिकारी भी इसमें शामिल हुए और ये कहा कि जो लोकल लोग इस तरह के धंधे में जुड़े हुए हैं, जो इन नशे को बाहर से जो नेटवर्क से आ रहा है यहां पे बेचा जा रहा है, वो अब सुधर जाएं, अदरवाइज लोग अपने आप उनका इलाज करेंगे क्योंकि पुलिस अब तक इनको कंट्रोल करने में विफल रही है। ये सारी बातें इसमें की गई हैं और यह भी कहा गया है कि लोग एकजुट हो जाएं। अभिभावकों को कहा है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें क्योंकि पुलिस इस नशे को नहीं रोक पा रही है, ये लोगों का कहना था आज इस जनाक्रोश रैली में। अब इसके बाद अगली बात करेंगे और जो अगली बात है वो है विजिलेंस में एक फेरबदल की। वैसे ये पुलिस में ही समझिए अब फेरबदल हुआ। डॉक्टर रमेश चंद्र छाजटा हैं आईपीएस 2012 बैच के। ये एसआईयू जो स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो में एसपी थे यहां शिमला में,
इनको अब लगाया गया है एसपी लीव रिजर्व पुलिस हेडक्वार्टर में, मतलब काम से जो विजिलेंस का काम था वो वापस ले लिया है। वीरेंद्र कालिया जो 2006 के एचपीएस हैं, इनको लगा, ये लीव रिजर्व थे, इनको लगा दिया है अब एसपी एसआईयू में, इनकी जगह ये बदलाव हुआ है, मतलब आईपीएस को हटा के एचपीएस को लगा दिया है एसपी, यहां पर 2006 बैच के ये हैं। और इसके बाद देखिए आपकी दूसरा जो एक तबादला आदेश है वो प्रमोशन ऑर्डर ऑफ, ये प्रमोशन हुआ है जेपी सिंह का, जयप्रकाश सिंह का, 2000 बैच के आईपीएस हैं, आईजी हैं ये साउदर्न रेंज शिमला के, इनको एडीजी बनाया गया है। और ये लेवल 15 रैंक जो होता है पे मैट्रिक्स का, वो इनको मिला है। और इनकी जो पोस्टिंग कहां होगी उसको लेकर ऑर्डर सेपरेट इशू होंगे, अभी इनके ऑर्डर जारी नहीं हुए हैं। इसके बाद शिक्षा पर एक बड़ा मंथन हुआ है। देखिए राज्य सचिवालय में राकेश कंवर जो शिक्षा सचिव हैं, उन्होंने भारत सरकार में एक सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एंड पॉलिसीज, ये क्रिस्प नाम से एक संस्था है, और ये 10 जो आईएएस हैं रिटायर भारत सरकार के, उन्होंने ये बनाई हुई है। इनका मकसद यह है कि प्रेजेंटली जो एजुकेशन सिस्टम में गैप्स है, खासकर रोजगार के मामले में, उन गैप्स को दूर किया जाए, और उसके बाद लोगों के लिए ऐसी, जो युवाओं के लिए ऐसी एजुकेशन अफोर्डेबल हो जो रोजगार से जुड़ती हो, रोजगार परक हो। तो आज इन्होंने, क्योंकि ये राजस्थान में इससे पहले कर चुके हैं बहुत सारा काम, आज शिक्षा सचिव ने कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के जो प्रोफेसर थे उनको बुलाया हुआ था इनके साथ डायलॉग के लिए, और उसके बाद यह तय हुआ है कि राज्य सरकार एक कमेटी बनाएगी ताकि वोकेशनल कोर्सेज या फिर शॉर्ट टर्म कोर्सेज कौन से हो सकते हैं जो हायर एजुकेशन के साथ कोलैबोरेट किए जा सके, ताकि जो हायर एजुकेशन में जो एक तरह से रोजगार को लेकर बात है, वो रोजगार को लेकर, रोजगार उपलब्ध करवाने को लेकर ये जो संस्था है क्रिस्प, इनकी सेवाओं का लाभ लिया जा सके, इनके अनुभव का लाभ लिया जा सके, ये डिसीजन इसमें लिया गया है। अब बात करते हैं हिमाचल में जमाबंदी का फॉर्मेट बदल रहा है। देखिए आज नोटिफिकेशन हो गई है, ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है, और ड्राफ्ट इसलिए है क्योंकि इसमें लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं 7 दिन के भीतर। 7 दिन के भीतर अगर कोई आपत्ति सुझाव आया तो उस पर सरकार विचार करेगी और उसके बाद इसकी फाइनल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। और ये जो एसीएस रेवेन्यू है उनकी ओर से ये किया गया है, और जमाबंदी फॉर मेंटेनिंग ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, द प्रोपोज्ड फॉर्मेट ऑफ जमाबंदी इज हियर बाय पब्लिश्ड एज पर रिक्वायरमेंट, इस सेक्शन 169 की रिक्वायरमेंट है एक, और ये एक्ट है लैंड रेवेन्यू एक्ट, उसके तहत ये नोटिफिकेशन हुई है। आपको पता है प्रेजेंटली जो लोग रेवेन्यू को जानते हैं, जमाबंदी में का जो ओल्ड फॉर्मेट जो अभी चल रहा है, उसमें एक लास्ट कॉलम होता है रिमार्क्स का, और उसमें बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं प्रेजेंटली में, वो होती भी ऐसी लैंग्वेज में है उर्दू मिक्स करके जो समझ भी नहीं आती, और इसीलिए अब उसको सिंप्लीफाई करना है एक तो, और दूसरा जो फॉर्मेट को बहुत सिंपल अब कर दिया गया है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के लिए, ताकि कोई भी व्यक्ति सिंपल तरीके से उसको समझ सके कि कौन सी जो काश्तकार या कब्जा धारक है वो अपने रिकॉर्ड को पूरी तरह से समझ सके, और उसके अनुसार आगे उस पर जो है उसका लाभ ले सके। इसीलिए वो जमाबंदी के फॉर्मेट में ये चेंज हो रहा है। नोटिफिकेशन के बाद इसको जल्दी लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद ही जो अगली अपडेट है हमारे पास आज की, जो वो है जो हवाई टिकट सस्ता हुआ है, और ये आपको पता है अलायंस एयर की एक सुविधा है दिल्ली से शिमला, शिमला से धर्मशाला, धर्मशाला से शिमला, और शिमला से फिर दिल्ली, और ये लगभग हर सप्ताह अवेलेबल है। अलायंस एयर का जहाज है, इसमें फरवरी महीने के लिए और टिकट में कटौती हुई है रेट में, और अब 1700 रुपए में शिमला से धर्मशाला, और धर्मशाला से शिमला की अगर टैक्स इसमें बाद में जुड़ता है तो थोड़ा सा और इसमें इजाफा हो जाता है। लेकिन अभी आप देखिए कि जो शिमला से धर्मशाला में 630 रुपए और कम हुए हैं, और धर्मशाला से शिमला में 315 रुपए की कटौती हुई है। तो ये जो इस सेवा का खासकर इन दोनों के बीच में जो सर्विसेज हैं, मान लो कांगड़ा, चंबा, पठानकोट की तरफ से जो शिमला आने वाले लोग हैं वो इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। शिमला से कांगड़ा, चंबा और पठानकोट या इस तरह नूरपुर की तरफ जाने वाले लोग हैं
वो इसका लाभ ले सकते हैं। अभी भी इसके प्रचार के अभाव में या सूचना के अभाव में बहुत सारे लोग इसका लाभ नहीं ले पाते। और क्योंकि अभी भी अगर आप टैक्सी से जाते हैं, अपनी गाड़ी से जाते हैं, इवन बस से जाते हैं, तो भी आपको कई बार ये टाइम सेविंग के हिसाब से सस्ता पड़ता है। और आधे घंटे की टोटल सफर है। एक बार आप समझिए कि अगर बड़ी ही अर्जेंसी हो तो भी आप आधा घंटा पहले भी अगर एयरपोर्ट पे आए तो भी वो जो फ्लाइट है वो बोर्ड की जा सकती है। लेकिन क्योंकि सस्ता किराया हो गया है, इसीलिए इस सुविधा का लाभ लेना चाहिए। जहां तक बात कुंभ की है, तो कुंभ से एक अनफॉर्चुनेट खबर यह है कि 2 बुजुर्ग लापता अभी तक हुए हैं। एक महिला महिला तो खैर पहले ये लापता थी, बाद में इसको ढूंढ लिया गया है और ये हमीरपुर की थी, 66 वर्ष की प्रीतो देवी। लेकिन एक और जो प्रयागराज में है, ये सिरमौर के शिवकांडो गांव के केदार सिंह, 4 दिन बाद भी इनका कोई पता नहीं लगा है, इसीलिए इनको अभी भी तलाश जारी है। हमीरपुर की जो महिला थी वो मिल गई है। हालांकि कुंभ अभी चल रहा है, करोड़ों लोग वहां पर हैं। हमारे मुख्य सचिव भी गए हैं और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मुकेश अग्निहोत्री वो जाने वाले हैं। तो ये जो अभी और लंबा शेड्यूल इनका है, अब तब तक और ऐसा ना हो, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगली बात जो है इसके बाद वो है बिजली बोर्ड में हड़ताल का ऐलान हुआ है और उसकी वजह यह है कि कल बिजली बोर्ड में बीओडी की मीटिंग थी। उसमें जनरेशन विंग के मैक्सिमम और बाकी को मिलाकर 1000 से ज्यादा पद ऐसे हैं जिनको खत्म करने की सिफारिश की गई है। बिजली बोर्ड की सहमति निदेशक मंडल की बन गई है। अब यह राज्य सरकार को रिपोर्ट होगा मिनट्स, और फिर सरकार ने आगे इस पे सहमति देनी है और उसके बाद फिर आगे बिजली बोर्ड में जो जो सुधार होने हैं उन पे बात आगे बढ़ेगी। लेकिन एक बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये कि आज जो प्रतिक्रिया हुई है इस फैसले के बाद, क्योंकि अभी निर्णय नहीं हुआ है, जस्ट आप ये कहिए कि बिजली बोर्ड का जो बीओडी है उन्होंने इसको अप्रूव किया है। अब हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉइज यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष हैं कामेश्वर दत्त शर्मा। इन्होंने ज्वाइंट फ्रंट में फैसला लिया है कि 11 फरवरी को हमीरपुर से हड़ताल की शुरुआत होगी। सैकड़ों कर्मचारी इसमें शामिल होंगे यदि पद खत्म करने को लेकर सरकार उसी तरह से आगे बढ़ी। दूसरा, घाटे के लिए कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है, यह कहा है तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मण कापटा ने। और यह कहा कि एक तरफा फैसले हो रहे हैं, युक्तिकरण के नाम पे पदों को खत्म करना कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि घाटे के लिए सिर्फ कर्मचारी दोषी नहीं है। हां, एक जो यूनियन है जिसने तारीफ की है वो है बिजली बोर्ड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन। इन्होंने कहा कि पदों को समाप्त करने के फैसले का इन्होंने स्वागत किया है। एसोसिएशन के प्रधान हरिनंद वर्मा ने कहा कि मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के कोई पद समाप्त नहीं होंगे। बोर्ड को घाटे से उबारने के लिए उच्च स्तर के पदों को समाप्त करने की सख्त जरूरत है और सरकार उसी तरह से खत्म कर रही है। इन्होंने यह कहा कि सेवा काल के बाद सेवा विस्तार नहीं देना चाहिए, इसके लिए वे मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। तो ये बिजली बोर्ड को लेकर जो अलग अलग रिएक्शन है वो है। और इसमें आगे क्या चीजें होंगी, आगे क्या जो चीजें ली जाएंगी या आगे सरकार करेगी क्या, वो जब वहां से फैसला हो जाएगा बीओडी के बैठक मिनट्स सरकार को जाने के बाद से, तो पता चलेगा। वैसे मुख्यमंत्री ने 17 फरवरी को इसके लिए बैठक बुला रखी है बिजली बोर्ड के रिफॉर्म्स को लेकर। इसमें ना सिर्फ युक्तिकरण का मामला है बल्कि जो बिजली बोर्ड के लोन की रिस्ट्रक्चरिंग का है, पावर परचेज एग्रीमेंट से बाहर निकलने का है जो महंगी बिजली परचेज के थे। तो इस तरह के कई चीजें इसमें चल रही हैं, लेकिन 17 फरवरी की बैठक में ही तय होगा कि आगे क्या इसमें होने वाला है। हालांकि बीजेपी को यह मुद्दा मिल गया है। जयराम ठाकुर ने आज जो सबसे पहले सोशल मीडिया पर इस बारे में बयान दिया कि इस सरकार का कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब अखबारों में यह खबर नहीं होती कि किस विभाग में कौन से पद खत्म कर दिए गए, और जिसने हर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए रोजगार देने का वादा किया जिस सरकार ने, वो पदों को खत्म करे, ये बात अपने आप में हजम होने वाली नहीं है और लोग इसका जवाब मांगेंगे। ये प्रतिक्रिया दी है जयराम ठाकुर ने। उसका जवाब दिया फिर यहां से मीडिया एडवाइजर जो मुख्यमंत्री के हैं नरेश चौहान, उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को हताशा में ऐसे ऐसे मसले उठा रहे हैं जिनमें अभी फाइनल डिसीजन हुआ ही नहीं है, और अगर राज्य सरकार कोई रिफॉर्म के नाते फैसला कर रही है तो वो किसी भी इंस्टीट्यूशन और सरकार के हित में होता है और नेता प्रतिपक्ष को अभी अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले असलियत जान लेनी चाहिए।
तो ये अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं हैं वो इस बारे में चल रही हैं। अब बात करते हैं रोजगार की दूसरे पक्ष की, जो आरसीए से संबंधित है, राज्य चयन आयोग से संबंधित है। और राज्य चयन आयोग से संबंधित इसलिए है कि प्रदेश के युवाओं को इंतजार है कि आरसीए रेगुलर तौर पर फ्लुएंट तरीके से भर्तियां कब शुरू करेगा सीबीटी के आधार पर। और अगर सीबीटी उनके पास अभी तक नहीं हो पा रहा तो ओएमआर बेस्ड ही कर दे, लेकिन शुरुआत कब से करेगा यह प्रदेश के युवाओं को इंतजार है। दूसरी तरफ आरसीए को इंतजार है विभिन्न विभागों से जो रिक्विजिशन 2022 की है 1400 के आसपास पोस्टों की, जिसके लिए 3 लाख से ज्यादा के आवेदन उस वक्त भी आए थे। उनके लिए दोबारा से आवेदन अगर लेने हैं तो उसके लिए कंफर्मेशन के लिए रिक्विजिशन को दोबारा से वैलिडेट करने के लिए वापस विभागों को भेजा था आरसीए ने, और 31 जनवरी तक का टाइम दिया था कि आप वापस बोर्ड जो कमीशन को बताएं ताकि हम इसकी रिक्विजिशन और नोटिफिकेशन नए सिरे से कर सकें। अभी तक भी बहुत से विभागों ने, जितने पोस्ट कोड उसमें थे, बहुत से विभागों ने अभी भी वापस रिप्लाई नहीं किया है और इन्हीं की चिट्ठियों का इंतजार राज्य चयन आयोग को है। ये जब कंसोलिडेट हो जाएगा तो फिर राज्य सरकार से दोबारा से पूछेंगे कि इनको विज्ञापित कब करना है, कैसे करना है। और उससे पहले जो एक एमओयू होना है सीडैक के साथ, वो प्रक्रिया अलग से चल रही है। अभी सीडैक को सिर्फ इंफॉर्मेशन भेजी है कि राज्य सरकार ने यह डिसीजन किया है कि वो आपके साथ एमओयू करना चाहती है, आप एमओयू को लेकर आगे जो बाकी डॉक्यूमेंटेशन है उसकी प्रक्रिया को पूरा करें। अभी उस प्रक्रिया में भी टाइम लग रहा है और इसीलिए उसका इंतजार राज्य चयन आयोग को है। तो ये 2 अपडेट अभी हैं। बाकी चीजें जो अलग अलग हैं, खासकर जो भर्तियां जो अभी अटकी हुई हैं, बीच में अटकी हुई का मतलब जो एफआईआर में थी और उसके बाद कैबिनेट सब कमेटी ने निकाल दी थी, 1 महीने के अंदर कहा था मुकेश अग्निहोत्री ने बिलासपुर की रैली में, तो उन्होंने अपनी सब कमेटी के गले से ये फांस निकाल के 1 महीने के अंदर अंदर सरकार को आगे सौंप दी। लेकिन सरकार अब आगे फैसला नहीं कर पा रही है। मुख्यमंत्री शिमला में है, 3 तारीख को अगर यही हुए तो हो सकता है एक बैठक इसको लेकर हो कि क्या करना है इस बारे में आगे, क्योंकि डायरेक्टली ये कैबिनेट में केस जाता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि ऑफिसर्स कमेटी की जो अर्लियर रिकमेंडेशन है इन पदों को रद्द करने की, उसको अभी भी कोई ओवररूल नहीं कर पा रहा है और विजिलेंस ब्यूरो क्लियरली सरकार को कुछ इसमें रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है। तो ये सेपरेट मैटर है। अगली बात करेंगे कॉलेजों जो सब्जेक्ट वाइज टीचर हटेंगे। देखिए, हम आपको पहले से बता रहे हैं कि जो एजुकेशन में रैशनलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो पहले जो छात्र संख्या के आधार पे था, मतलब एनरोलमेंट बेस्ड था, वो अब चेंज होकर सब्जेक्ट बेस्ड आ गया है। एक ऑर्डर हो चुका है और ये ऑर्डर जो था 65 कॉमर्स लेक्चरर्स को लेकर था जिनको विड्रॉ कर लिया गया था स्कूलों से, अब इनको नई जगह अलग से भेजा गया है। इसके अलावा 178 लेक्चरर्स की लिस्ट शिक्षा मंत्री को भेजी गई है उच्च शिक्षा निदेशालय के द्वारा, और वो लेक्चरर हैं जिनके यहां किसी स्कूल में 2 पद थे लेकिन जो एनरोलमेंट है वो कम है, मतलब एक टीचर लायक भी नहीं है, लेकिन अभी भी वहां 2 डटे हुए हैं। और कोई ऐसे है जहां सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट में वहां बच्चा ही नहीं है लेकिन वो टीचर जो लेक्चरर जो है अभी भी वही स्कूल में है, तो इनको भी विड्रॉ किया जा रहा है। और ये सारे ट्रांसफर ऑर्डर जो रैशनलाइजेशन के हैं, ये जो ट्रांसफर की विंडो खुलेगी इससे पहले हो जाएंगे और उसके बाद आगे बात चलेगी। कॉलेजों को लेकर 62 के आसपास जो कॉलेजों में जो डेपुटेशन है वो पहले हो चुकी है, पिछले महीने या इससे पहले भी हो गई थी, लेकिन अब जिन कॉलेजों को मर्ज किया जाएगा या बंद किया जाएगा, जो कैबिनेट में भी डिसीजन होना है, उसके बाद जो कॉलेजेस की ट्रांसफर है वो भी फिर उस तरह से आगे होगी। ये चीज जुड़ी हुई है जो नए सब्जेक्ट में अभी भर्तियां हुई हैं। आज भी एक पॉलिटिकल साइंस वाला रिजल्ट आया है लोक सेवा आयोग से, जो जिन सब्जेक्ट्स में भर्तियां हो गई हैं, फाइनल रिकमेंडेशन आ गई हैं और नियुक्तियों का इंतजार किया जा रहा है, तो ये नियुक्तियां भी वहीं अटकी हुई हैं जो ये रैशनलाइजेशन का पहले इंतजार हो रहा है। उसके बाद नई नियुक्ति होगी और यह भी पॉसिबल है कि नए शिक्षा सत्र में ही हो, जो नए सिरे से अभी शुरू होगा उसके बाद। और इसमें एक नुकसान जो सिलेक्टेड कैंडिडेट का है, उसको अगली बार फिर अगर वो लेट हुआ 31 मार्च से अपॉइंटमेंट के लिए, तो अगली जो जब वो रेगुलर होगा तो उसको 2 के बजाय 3 साल का इंतजार करना पड़ सकता है। यह जरूर बीच में एक रिस्क है। अगली बात करेंगे कॉलेजों, मेडिकल
कॉलेजों को लेकर बड़ा फैसला। और यह फैसला इसलिए क्योंकि इसका जो पता सबको था कि ऐसा कुछ होने वाला है, धर्मशाला कैबिनेट में यह मैटर भी लगा, लेकिन जो डिसीजन है वो अब कन्वे हुआ है। और पिछले कल जो कैबिनेट से फाइल आई है उसमें ये क्लियरली आ गया है कि जो मेडिकल कॉलेज का जो कैडर है वो कॉमन होगा, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन कैडर इसको माना जाएगा। कैबिनेट में अलग अलग चर्चा थी, कुछ मंत्रियों का यह भी तर्क था कि आईजीएमसी और टांडा का जो ऑटोनॉमस जो नेचर है उसको बरकरार रखना चाहिए ताकि यहां जो जितनी रिसर्च या जितना कुछ हो पा रहा है ये प्रभावित ना हो। सरकार ने अंदर तर्क ये रखा, इवन चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी सब इस मत में थे, हेल्थ सेक्रेटरी मिलाकर, कि जब सारे मेडिकल कॉलेज स्टेट के बजट से चल रहे हैं तो इसमें ऑटोनॉमस जैसी कोई चीज नहीं है। हम ना तो एम्स हैं ना हम पीजीआई हैं, तो इसीलिए जो बेटर एफिशिएंट यूज मैन पावर का करने के लिए, संसाधनों का बेटर यूज करने के लिए जो कॉलेज हिमाचल सरकार के बजट से चल रहे हैं उनका एक ही कैडर होना चाहिए। और इसको 5 जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन कैबिनेट के सामने एजेंडा में रखे गए थे उसमें से पहला था कि क्या सब में रिटायरमेंट एज 62 से बढ़ाकर 65 कर दी जाए। प्रेजेंट व्यवस्था यह है कि आईजीएमसी और टांडा में जो रिटायरमेंट एज है वो 62 है, बाकी मेडिकल कॉलेजों में ऑन नीड बेस्ड 65 है, सभी के लिए नहीं है लेकिन जो नीड बेस्ड जो है वो 65 एज है, ये एज पर रिक्वायरमेंट बाकी मेडिकल कॉलेजेस में, चाहे वो हमीरपुर है, बाकी में क्या ये है हमीरपुर, नाहन और चंबा में, और बाकी जगह जो है वो अलग मैटर है इसमें, चमियाना में भी 65 है आई थिंक। तो इसीलिए अब ये हो गया है कि अब नई भर्तियां जितनी भी हैं मेडिकल कॉलेजों में वो डीएमई कैडर में होगी। डीएमई कैडर जो है वो एक ही होगा और सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए कॉमन होगा। जिस जीडीओ ने भर्ती मेडिकल कॉलेज में लेनी है वो जो डीएमई कैडर है उसी में जाएगा। तो ये एक बड़ा फैसला अभी हमारे सामने है मेडिकल कॉलेजेस को लेकर जो हमने आपके साथ साझा किया। इसके बाद बात करते हैं, मुख्यमंत्री ने जो आज बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा है कि जो हमें अब आईपीएस आईएएस के बाद आईएफएस भी नहीं चाहिए। देखिए मुख्यमंत्री आज सोलन गए थे, वहां पर जो मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, इनके बेटे की रिटायरमेंट थी और इस कार्यक्रम के लिए वो वहां गए हुए थे। उस कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने पहले जो सबसे पहले इसके बारे में जब पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको अधिकारी क्यों नहीं चाहिए। अब ये इसको लेकर अलग अलग मत सबके हैं, हमें व्हाट्सएप पे बड़ी सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जो ये फैसला है सरकार का कि आईपीएस नहीं चाहिए या आईएएस नहीं चाहिए आगे, लेकिन पहले मैं आपको प्रतिक्रिया बाद में बताऊंगा, पहले मुख्यमंत्री का क्या मत है वो आपको सुन लेना चाहिए। सीएम ने यह कहा कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा प्रदेश है जिसकी आबादी करीब 70 लाख है, इसीलिए 153 आईएएस अधिकारी रखना उचित नहीं है। इसे देखते हुए हमारी सरकार ने नए कैडर में आईएएस और आईपीएस अधिकारी लेने से मना कर दिया है रिटर्न में। ये बात हो गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 115 आईएफएस अधिकारी भी कम करना चाहती है और हमें अब और आईएफएस अधिकारी भी नहीं चाहिए। तो अब आप देखिए दो चीजें होने वाली है। पहली बात यह कि जो आईएएस में अगर हमें नहीं चाहिए, जो लिख के दे दिया, अभी वो दिया है सिर्फ 1 साल के लिए लिख के कि हमें आईएएस आईपीएस नहीं चाहिए, वो 1 साल के लिए लिख के दिया है और आईएफएस के लिए अभी जाने वाला है। मतलब यह हुआ कि जो प्रेजेंटली अब कैडर बचा है इसका कैडर रिव्यू जो होता है शेड्यूल टाइम पर, उस कैडर रिव्यू में अब कुछ पोस्टें कम की जा सकती हैं और ये जो पोस्टें कम होंगी इनकी मार एचएएस पे भी पड़ेगी, एचपीएस पे भी पड़ेगी और एचएफएस पर भी पड़ेगी। क्योंकि आप अगर डायरेक्ट का कोटा कम करोगे तो प्रोपोर्शनेट जो कोटा है वो प्रमोटीज का भी कम होगा। तो एक इफेक्ट ये है, लेकिन रीजन क्या है वो मुख्यमंत्री ने बता दिया कि हमारे पास छोटा प्रदेश है, अफसरों की फौज ज्यादा नहीं चाहिए और खर्चे उससे बढ़ रहे होते हैं। हालांकि एक तरह की यह भी है कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी होते हैं उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, डीओपीटी के वो कर्मचारी हैं और उनकी सैलरी की रिंबर्समेंट, पेंशन की रिंबर्समेंट भारत सरकार करती है। कई तरह इस बारे में है। इसीलिए जिस दिन मैंने ये बुलेटिन में लिया, बुलेटिन खत्म होते ही 6 अफसरों के फोन आए हैं और उसमें 2 रिटायर थे, बाकी सर्विंग थे और सभी के अपने अपने तर्क थे कि इस फैसला सही है, गलत है। इसके अलावा राज्य सचिवालय में जो सीनियर ब्यूरोक्रेसी है उनका अपना अनुभव यह है कि हिमाचल ने ऐसा ही प्रयोग इससे पहले एक बार किया था, लेकिन भारत सरकार ने फटकार लगा दी थी। डीओपीटी ने बहुत स्ट्रांग व्यू लिया था इस पे, क्योंकि एक संघ का हिस्सा जो राज्य है
वो ऐसा अधिकारी लेने से इनकार कैसे कर सकता है जिसका फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन संघ की है? ये एक वैलिड क्वेश्चन एक ये बीच में हो सकता है, लेकिन मैं ये प्रतिक्रियाओं की बात कर रहा हूं। अब इस बार जो लिख के भेजा गया है, इसकी गाज किस पे गिरेगी? क्या डीओपीटी जो कार्मिक विभाग है उसको पूछेगा, चीफ सेक्रेटरी को पूछेगा, या बीच में? क्योंकि इसमें अंदेशा मैक्सिमम ये रहता है कि पीएमओ इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत इजी ये तरीका है कि प्रधानमंत्री कल को ये भी बोल सकते हैं रैली में, क्योंकि हिमाचल की वो कोई बात चुकते नहीं, चाहे सैलरी में डिले का हो एकदम बोल देते हैं, चाहे वो लोन का चक्कर हो वो एकदम बोल देते हैं जनसभा की रैलियों में। और प्रधानमंत्री ने नजर हिमाचल पे रखी हुई है, वजह सिर्फ चुनावी वादे हैं ओल्ड पेंशन की वजह से, कि हमने नहीं दी, आपने दी और आप स्टेट को चला नहीं पा रहे हो। तो ये सेंसिटिविटी अभी सिस्टम में है, प्रेजेंटली जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी इसको फील कर रही है। और जब भी बीजेपी के कोई नेता दिल्ली जाते हैं पीएम से मिलने, तो वो जरूर पूछते हैं कि आपके प्रदेश का आर्थिक हालात क्या है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कल को यह सवाल भी होगा कि इस प्रदेश की हालत ऐसी है कि अफसर भी नहीं झेल पा रहे। तो ये एक अलग मैंडेट है, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने वजह बता दी और आईएएस आईपीएस के बाद आईएफएस को भी बता दिया कि वो भी हम कम करेंगे, और कैडर रिव्यू में आने वाले में आपको इसका असर भी देखने को मिल जाएगा तीनों कैटेगरीज में। अब अगली बात करते हैं बजट को लेकर, और बजट को लेकर इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री ने यह उम्मीद जताई है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कि जो केंद्र सरकार का बजट सत्र आज से शुरू हुआ है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी, जो अपना कल जैसे बजट पेश करेंगी, तो उसमें जो है जो हिमाचल को लेकर पक्का कुछ होगा। और जो रेल लाइन का रेल का विस्तार चल रहा है, तो सीएम ने एग्जांपल गिनाया कि जो भानुपल्ली बैरी चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन है, ये दोनों 100% भारत सरकार को बनानी चाहिए, क्योंकि ये भारत सरकार से रिलेटेड है और भारत सरकार को इसमें जो फंड है वो पूरी तरह से करना चाहिए। ये बात एक तो मुख्यमंत्री ने कही, लेकिन मैं आपको आज ये बता रहा हूं कि क्यों ऐसा है। इस बार बजट सत्र में इनकम टैक्स रिलीफ भारत सरकार दे सकती है, और इसका संकेत आज प्रधानमंत्री का जो संबोधन था बजट सत्र से पहले, उसमें आपको मिलता है। देखिए, दो चीजें आपको इसमें देखनी है। पहली बात यह कि जो बजट सत्र है उसका शेड्यूल अगर हम देखें जो अभी चल रहा है, उस शेड्यूल में जो है आज से इसकी शुरुआत हुई 13 फरवरी गुरुवार तक 14 दिन में 9 बैठकें इसमें होंगी। आज जो अभिभाषण राष्ट्रपति का हो ही गया। राष्ट्रपति ने बाकी चीजों के साथ ये भी कहा कि पेपर लीक को रोकने के लिए नया कानून लागू हुआ है पूरे देश में, इसको सभी राज्यों को लागू करना चाहिए। और साथ में यह भी कहा कि ग्राम सड़क योजना के लिए 26,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। वंदे भारत में 17 वंदे भारत 6 माह में जोड़ी गई हैं, यह भी राष्ट्रपति ने बताया। हालांकि राष्ट्रपति पर सोनिया गांधी की जो अभिभाषण पे एक टिप्पणी आई, उसके बाद बीजेपी ने उसका अलग जो मुद्दा एक बना दिया। लेकिन कल अब 8वीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण, और फिर 3, 4 और 6 फरवरी को राष्ट्रपति के जो संबोधन है उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा होगी। 6 फरवरी को प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे। 10 मार्च से 4 अप्रैल 26 दिन 18 बैठकें, ये दूसरा जो अलग अलग मंत्रालयों विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा और मंजूरी होगी। फिर उसके बाद बजट पारित किया जाएगा। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री ने कहा उससे क्यों संकेत मिल रहा है कि इनकम टैक्स रिलीफ इस बजट सत्र का हिस्सा हो सकता है। आज पीएम ने कहा, जब उन्होंने कहा कि कल बजट भी पेश होगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लक्ष्मी है वो गरीब और मिडिल क्लास का ध्यान रखेगी। ये उन्होंने अपने भाषण में कहा कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस सत्र के बाद जो देवी लक्ष्मी है वो मिडिल क्लास और जो गरीब है उसका ध्यान रखेगी। और साथ में ये भी कि जो इनको आशीर्वाद देगी। ये गर्व का विषय है कि भारत ने जो लोकतांत्रिक देश के रूप में 75 साल का सफर पूरा कर लिया है। और उसके बाद जो कंप्लीट बजट, ये पहला जो बजट है वो 3rd टर्म का मेरा कंप्लीट बजट होगा मेरी सरकार का। और 2047 तक जब 100 साल हम पूरे कर लेंगे इंडिपेंडेंस के, तो हम विकसित भारत के सपने को पूरा करेंगे इस बजट के आधार पर। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मिडिल क्लास के लिए जो मां लक्ष्मी का आशीर्वाद लेने की बात कही है,
है उससे ये लग रहा है कि जो इस बार जो बजट सत्र है इसमें इनकम टैक्स रिलीफ की तरफ को बात जा सकती है, जो लॉन्ग ड्यू है पहले से भी है, और जो एक नौकरी पेशा लोग हैं उनको ही सिर्फ ये टारगेट करता है इनकम टैक्स, और इनको उतना रिलीफ किसी और माध्यम से सरकार दे नहीं पाती। तो ये एक उम्मीद इसमें जरूर है। आपके पास कोई क्वेरी है खासकर बजट सत्र और उसके बाद जो क्योंकि हिमाचल का बजट सत्र तो लेट है, और लेट की वजह क्या है वो आगे खुद पता चलेगी धीरे धीरे। फिलहाल ये है कि अभी आपके पास अगर कोई क्वेरी है तो इसी कमेंट बॉक्स में करें ताकि हम आपको इसका रिप्लाई भी दे सकें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।